नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, हरिपुर धार में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक खाई में गिरी बस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। धार में ये बड़ा हादसा हुआ है, बस खाई में गिरी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। दुर्घटना में 8 की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने, उद्योग मंत्री ने शोक जताया है। घायलों के उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज प्रबंध भेजा गया है। तो आपको बता दें, घायलों के उपचार के लिए नाहन कॉलेज मेडिकल कॉलेज उसने प्रबंध किए हैं। हरिपुर धार में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अचानक खाई में बस गिरी है, कई लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम खबर, हरिपुर धार में ये बड़ा हादसा। हर्षवर्धन चौहान जो कि उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। घायलों के उपचार के लिए प्रबंध किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक इस वक्त की पहुंचा दें। हरिपुर धार में बड़ा हादसा। हरिपुर धार में एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 8 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोगों को जो इंजर्ड है उनको रेफ़र कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। ददाऊ हॉस्पिटल, संगड़ा हॉस्पिटल और नाहन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, सारी की सारी टीम तैयार है और इमरजेंसी बेड्स और सारी की सारी तैयारी रखी है। और जो आगे की कार्रवाई जो की जाएगी, जो भी है। और अभी तक ये नहीं पता लगा है कि बस का एक्सीडेंट होने का क्या कारण रहा है, मगर ये बहुत दुखद है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करूँगा इनको जिनकी डेथ्स हुई है, और जो इंजर्ड भी हैं उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और चाहे उनको अगर रेफ़र करने की ज़रूरत भी, अगर यहाँ इलाज होगा तो उनको पीजीआई रेफ़र कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर बता दें, हरिपुर धार में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अचानक खाई में बस गिरी। आपको बता दें, 8 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कामेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश्वर, हादसे के कारण क्या रहे? 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का पता नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से हरिपुर धार में जो आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एक जो निजी बस यानी कि जीत कोच के गहरी खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अगर देखा जाए, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निजी बस जीत कोच थी जो कुपवी से शिमला की ओर जा रही थी और हादसा दोपहर करीब 3 बजे उस समय हुआ जब बस हरिपुर बाजार से शिमला की तरफ निकली हुई थी। और इस दौरान जो बस चालक ने अचानक वाहन से अनियंत्रित हो गए और बस सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी। अगर देखा जाए, जिस तरीके से हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुटी और खाई से शवों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं घायलों को प्राथमिकता उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। अगर देखा जाए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक जैसे ही बस हरिपुर धार से लगभग 100 से 200 मीटर आगे निकली, तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा लुढ़की। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए, प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हादसे का शिकार हुई बस में करीब 40 से 60 यात्री भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे की जो सूचना मिलते ही जो पुलिस अधीक्षक NS नेगी ने मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि योगेश रोल्टा के अनुसार अब तक जो 8 मृतकों की खाई से निकाले जा चुके हैं और उन्होंने बताया कि सांगड़ा, राजगढ़ और ददाऊ से पुलिस, राहत और बचाव दलों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और घायलों को खाई निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो ये हादसा हुआ है, ऐसे में जो उद्योग मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, क्या बस चालक की भी मृत्यु हो गई है कामेश्वर? और कितने लोग कुल घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? फिलहाल अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो बस नीचे गिरी, भले वो 200 मीटर नीचे गिरी है, लेकिन अफरा तफरी मच चुकी थी, जिसके बाद यह बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन इसमें घायल है, या चालक है या परिचालक है, क्योंकि जिस तरीके से जो बस उन सवारियों के ऊपर गिर गई थी। अगर देखा जाए, जो 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर देखा जाए, 50 से 60 के बीच वहां पर सवारी बताई जा रही है। तो इसमें अभी फिलहाल जो प्राप्त जानकारी के अनुसार कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल यानी कि नाहन
चौहान में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया किसी अन्य अस्पताल में, जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय और लगातार जो प्रशासन की टीम है, अगर देखा जाए वहां पर जो अन्य एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, प्रत्येक घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही वहां पर जो मौके पर जिस तरीके से एसपी भी पहुंच चुके हैं और उद्योग मंत्री भी कुछ समय बाद उस क्षेत्र में पहुंचेंगे, उन्होंने भी नाहन पर जो गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के हादसे का भी जांच की जाएगी, ये हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और फिलहाल सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें घायल है उन्हें बचाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा। और इस समय अगर देखा जाए जो सरकार की ओर से, जो प्रशासन की ओर से फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें बचाने का युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें हरिपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। हर्षवर्धन चौहान ने शोक भी जताया। आपको बता दें 8 लोगों की मौत हो गई है। अचानक बस खाई में जा गिरी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनके उपचार अभी जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के अध्ययन की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भी अप्रैल मई के महीने में चुनाव करवाना ही चाहती थी, लेकिन अब तो अगर राज्य में लागू डिजास्टर ही व्यर्थ हो गया है। पंचायत चुनाव तो एक तरफ है, लेकिन सरकार अब इस बात का भी अध्ययन करेगी, क्या संसद द्वारा पारित डिजास्टर एक्ट के कोई मायने हैं या नहीं। इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रैक्चुअस हो गया, उसके कोई मायने ही नहीं रहे। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। पंचायत चुनावों से संबंधित नहीं है ये। जो डिजास्टर एक्ट इम्पोज किया गया है, क्या उसका कुछ मायने है, एक कानून का मायने है कि नहीं है, उस संभावनाओं को हम तलाशेंगे। क्योंकि ये सब हम चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायतें अभी कार्य कर रही है, और पंचायत चुनावों में कहीं भी अगर आप जनवरी में चुनाव करते तो जो दिसंबर में चुनाव होते थे तो शिमला के एरिया में तब बर्फ़ पड़ जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे। लेकिन निचले क्षेत्र में स्कूल नहीं बंद होते थे। अब उसमें 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है, तो उस सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गया, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस बारे में हम बात करें। सब बच्चों के डेलीगेट्स के जो IIT के बच्चे आए हैं वो मुलाकात करना चाह रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया। माननीय न्यायालय ने कहा है
कि सरकार और आयोग के बीच जिस प्रकार के हम पिछले 2-3 महीनों में जो देख रहे थे कि कम्युनिकेशन जिस तरह के हो रहे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग को एक साथ बैठना होगा और उन्हें 28 फरवरी तक जो है सरकार को आदेश दिए हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट और इसके रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो है जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आयोग को ये आदेश दिए गए हैं कि आप 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया को जो पूर्ण करेंगे। इस तरह से फैसला आया है और डिटेल्ड ऑर्डर जो है अभी वेबसाइट पर अपलोड है। क्योंकि इससे पहले इसमें हम जो देखते हैं जो हमारे संवैधानिक प्रावधान कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे 31 जनवरी 2026 को कार्यकाल पंचायतों का पूर्ण होने वाला है। हमें उससे 6 महीना पहले इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू करना होता है। इलेक्शन को लेकर जो भी तैयारियां होती हैं वो शुरू करनी होती हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार जो है इस तरह से जो है टाल मटोल कर रही थी, उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही थी कि वो चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तो इसको सरकार की मंशा से सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे। उन्होंने जब कोर्ट में कहा कि जो स्टेट में है डिजास्टर एक्ट लगा है, इसकी तरह से हमारे तो एक तो रोड जो है ठीक नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपना तर्क दिया था कि अभी हम स्थिति में नहीं है कि हम जो है इलेक्शन करवा सकें। तो इसलिए हम जो है 6 महीने का एक्सटेंशन वो मांग रहे थे और कोर्ट में भी उन्होंने लगातार ये बातें कही थी कि हमें 6 महीने का और समय दिया जाए। उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 6 महीने का समय दिया जाता तो जून तक का समय ले रहे थे, उसके बाद फिर से बरसात का दौर शुरू होना था। तो साफ जाहिर तौर पर अगर माने तो ये माना जा रहा था कि सरकार अगले साल तक जो है चुनावों को ले जा रही थी। लेकिन अभी माननीय न्यायालय का फैसला आया है जो प्रदेश के हित में है और संवैधानिक मूल्यों पर जो है बहुत बड़ा फैसला कि जिन संस्थाओं का जो अभी कार्यकाल 5 साल का पूर्ण होने वाला है, ये उन सभी पर जिसमें चाहे तो जो पंचायत जिसमें हम मानते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्राम सभा, और उसके साथ साथ कुछ हमारे नगर परिषद हैं, उनको लेकर भी ये इस पर लागू होगा। लेकिन कुछ जैसे हमारे एमसी हैं, उनके जो अपने कार्यकाल जो है वो अलग से वो पूर्ण कईयों के होने हैं, कईयों के हो रहे हैं या जो इसके साथ नहीं चलते, तो उन पर ये जो है उनको अलग से रखा गया। बिल्कुल ये साफ जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार जो है संविधान को कहीं ना कहीं और जो हमारे कानूनी प्रावधान है उनको एक तरफ करते हुए जो अपनी मनमानी जो जिस तरह से करने जा रही थी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कर रही है क्योंकि अभी हमारे पास कार्यकाल है, तो करने जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक झटका जरूर लगा है। डिविजनल बेंच की जस्टिस हरकिशोर ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में, और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। कितना बड़ा ये फैसला आप मानते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर लगी थी इस फैसले की तरफ, पूरा हिमाचल प्रदेश या 75 लाख लोग देख रहे थे, हाईकोर्ट की तरफ देख रहे थे, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला आया। सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायत राज संस्थाओं के, दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में जो प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिजास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने, और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया, और ये कहा कि 28 फरवरी से पहले कंक्लूड करना होगा। उसमें वोटर लिस्ट लेके जो तैयारी होती है, डिप्टी कमिश्नर से लेके रोस्टर भी आता है, रिजर्वेशन रोस्टर, सारा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज के जितने भी है डिपार्टमेंट वो इकट्ठा बैठेंगे, दे विल सिट टुगेदर और फैसला करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल से पहले चुनाव को कंडक्ट करेगा। सर, जो तारीखें हैं, नगर परिषद भी क्या है इस जो इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनका मैक्सिमम टेन्योर 31 जनवरी खत्म होने जा रहा है, जो म्यूनसिपल कमेटीज भी हैं, जो भी इसमें आते हैं, जो उन्होंने अपना एक लिस्ट दी थी, वो सारे कंडक्ट करना होगा। सरकार का क्या तर्क था, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि 6 महीने का वक्त मिले, सरकार ने किस तरह के तर्क दिए थे? सरकार का पहला तर्क ये था कि डिजास्टर लगा है, सर आपदा आई थी 2025 में प्रदेश में, तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा ये था कि फरवरी अप्रैल मार्च में पेपर होते हैं, तो शायद हम हर एक चीज़ को माननीय न्यायालय ने ध्यान में रखा है, उसके बाद फैसला दिया है। और याचिकाकर्ता की क्या दलीलें? याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो प्रदेश
जो संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रोविज़न है, पंचायती राज की संस्थाएं 5 साल की चुनी जाती हैं और 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रुकावट उसमें 6 महीने के लिए है, तो बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि, और उसके बाद बहुत सारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि सारा जो प्रोसेस है उसके 3-4 महीने पहले इनिशिएट करना होता है, उस टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले। हम नवंबर-दिसंबर में पिटीशन इसलिए याचिकाकर्ता ने फाइल की क्योंकि जनवरी में मैक्सिमम टेन्योर जो पंचायती राज संस्था का खत्म होने वाला था और इन्होंने अपना जो प्रोसेस है शुरू नहीं किया था। चुनाव आयोग बार बार चिट्ठी लिख रहा था प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार उन चिट्ठी पर अमल नहीं कर रही थी। वो कोई न कोई बहानेबाजी लगा रही थी, कभी डिजास्टर कह रही थी, कभी कुछ और कह रही थी। इसलिए याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से कहना था कि ये चुनाव कराया जाए, जल्द जल्द चुनाव कराया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शन है सरकार के पास? मुझे ये तो सरकार को अपने विवेक में फैसला लेना है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। डिक्कन ठाकुर जी भी है जो याचिका जिन्होंने डाली थी। डिक्कन जी, आपकी याचिका पे आज जो है उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वीबीजी रामजी परियोजना को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक अहम पहल है, जिससे गांव में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। का विरोध अधिनियम या योजना को लेकर के नहीं है। उन्हें कष्ट केवल मात्र इसका है कि जब हम इसको छोटे में पढ़ते हैं, वीवीजी राम जी, उनको लगता है राम जी कहां से आ गए, लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अंतिम समय था तो प्राण त्यागने से पहले का हे राम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आराध्य देव श्री राम थे। और आज मैं कहूंगा कि राम जी के नाम से कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों है। और मैं तो कहूंगा कि महात्मा गांधी जी की आत्मा तृप्त होगी, संतोष में होगी, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष थे, वे अमर हैं। उनको लगता होगा अब किसी ग्राम स्वराज निर्भर भारत की ऐसी योजना है जहां पर मेरे राम जी का नाम मुझसे ऊपर आ गया, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल मात्र गांधी जी का अपमान किया है। और मैं आज ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के संविधान की कॉपी निकाल के पढ़ो, किसी पंक्ति में नहीं लिखा है कि हम महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर चलने को अनिवार्य करते हैं। कहीं पर यह शब्द नहीं लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों पर चल रही है और अपनी पंच निष्ठाओं में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जहां हम राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और सब धर्मों का समान आदर, और जहां पर हम अपने नैतिक मूल्यों को आगे लेकर के चलते हैं, उस सब में प्रमुख बात यह कही है कि हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां पर गांधीवादी समाजवाद होगा और गांधी जी के विचार के अनुसार हम एक शोषण मुक्त, समता युक्त समाज रचना तैयार करेंगे। और कांग्रेस ने कहीं उनको स्थान नहीं दिया, केवल मात्र वोट के लिए। और जब उनको लगता है कि वे कहीं पर पिट रहे हैं तो इस प्रकार की बात करते हैं। इसलिए मैं सिरे से उनके इस विरोध को खारिज करता हूं कि योजना विकसित भारत की दिशा में बहुत बड़ा काम करने वाली। धर्मशाला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे के समय कार में 4 युवक सवार थे, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवकों में से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछली रात को धर्मशाला पुलिस थाना के अंतर्गत जो है वो एक गाड़ी वो स्पीड में आई धर्मशाला टाउन की तरफ से और नीचे एजुकेशन बोर्ड के पास जो है वो अनियंत्रित होकर एक पेड़ के साथ टकरा गई और उसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक युवक की जो है वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और एक अन्य जो युवक है वो उसमें सीरियसली इंजर्ड है और 2 युवक जो पीछे बैठे हुए थे वो उनकी हालत जो है वो स्थिर है।
तो इसमें ये रात को करीब 11:30 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें इन सबको जो है टांडा रेफ़र कर दिया गया था, परंतु अनफॉर्चुनेटली एक की डेथ हुई, दूसरा जो है वो सीरियस है। पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात जो है फर्दर इसमें जांच अमल में ला रही है और जो भी उसमें चीज़ें सामने आती हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन में अमल में लाएंगे। प्राइमरी उसमें हादसे का कारण पता चल पाया किस वजह से ये हादसा हुआ? देखिए ये उतराई है और जिस तरह से वो टकराए हैं तो उससे लगता है कि शायद आगे क्योंकि टर्न था तो स्पीड पे गाड़ी रही होगी। तो अभी हम जैसे इसको चेक करवा रहे हैं, सीसीटीवीज में जैसे ही फर्दर डिटेल हमें मिलती है उस हिसाब से फिर हम इसमें फर्दर बता पाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग का मुख्य मैडेंट समाज की जरूरतों के अनुरूप स्किल मैन पावर तैयार करना है, जो विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सके और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सके। इसके अंतर्गत आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी कॉलेजों के साथ साथ तकनीकी विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रदेश में जो तकनीकी शिक्षा में विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, फिलहाल अभी तक अगर प्रदेश में जब से राजेश धर्मानी जी जो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से जो प्रदेश में क्या चौमुखी विकास हुए है, विस्तार पूर्वक चर्चा की। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर ये जानना चाहेंगे जो तकनीकी शिक्षा में खासकर क्या क्या विकासात्मक जो कार्य अभी तक वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए? तकनीकी शिक्षा विभाग का मैंडेट है कि हम एक स्किल्ड मैन पावर तैयार करें जो विभिन्न समस्याओं का समाधान समाज के लिए प्रदान करे, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करे। और इसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस आते हैं, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी आती है और इसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी मैन पावर तैयार हो। इसके लिए जहां हमने न्यू एज कोर्सेज शुरू किए हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स है, डाटा साइंसेज का है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स का है, वहीं पे बच्चे अच्छे जो शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज कर सकें। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के तहत और दूसरे जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं, चाहे लैंग्वेजेस के हैं, चाहे टेक्निकल स्किल्स के हैं, उनको भी हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं चला रहे हैं। अभी भी हमारा जो इसकी प्रक्रिया, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको एंगेज करने की प्रक्रिया जो है लगभग फाइनल स्टेज पे है। जैसे ही इसके हमें टारगेट मिलेंगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल में यूथ का जो ओरिएंटेशन है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, उनको हम स्टार्टअप की तरफ ले जाएं। इसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, जहां हमने इस साल 2 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड रखा है कि कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आए जिसको हम एक अच्छे वेंचर में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी समझते हैं वो है। उसके लिए हम इनोवेशन फंड जो है हमको प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी हमने रीऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए रखा गया, जिसका काम सिर्फ यही है कि हर ट्रेड, हर कोर्स के लिए जो है, जो एक उद्यमता विकास के लिए जो है उस पहलू को वो बच्चों को सिखाएं। और एक डिप्टी डायरेक्टर है, उसका काम सिर्फ यही है कि बच्चों को जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसमें फैसिलिटेट करे। और इसी तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया और एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी उसको जो है वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैडर से होगा उसको वहाँ पे पोस्ट क्रिएट की है, ताकि टेक्निकल एजुकेशन को जितना वो बेटर समझते हैं वो एचएस की जगह जो ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम से ही जो वहाँ पे प्रमोट हो गया जाएगा, उसको हम प्लेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमने एक स्टेट लेवल का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसको बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, जिसमें बच्चों की इंटर्नशिप का, प्लेसमेंट का, उनकी मेंटरशिप का सारा सिस्टम जो है उससे मैनेज होगा। उसकी तरफ भी हम फाइनल स्टेज पे हैं, वो भी शीघ्र लॉन्च होगा।
एक हम स्किल एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसकी तरफ भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और वो PPP मॉडल पे हो गई। तो सबका उद्देश्य एक ही है कि हम बच्चों को एक जो इंडस्ट्री के साथ अलाइंड होके जिस तरह की स्किल की आज की डेट में ज़रूरत है उस तरह के जो है हम कोर्सेज शुरू करें।